लिखो, पहला लिखो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, ये लीगल में भी आ सकता है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या होती है? एनिमी प्रॉपर्टी बताओ। देखो, जब भी पाकिस्तान से 1965 में एक वॉर हुआ है ना, फिर एक 71 वाला वॉर, इंडिया बांग्लादेश वाली वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से बताया था। ये दोनों वॉर्स किसके साथ हुए थे? पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो कुछ लोग इंडिया से छोड़ के भाग गए थे, कहाँ? पाकिस्तान। तो जब वो छोड़ के भागेंगे तो वो यहाँ पे अपनी कुछ प्रॉपर्टी छोड़ जाएंगे, है ना, है ना। अब दूसरी चीज़ देखो, चाइना से 1962 में वॉर हुआ था, तो कुछ लोग चाइना भी भाग गए थे, ठीक, तो वो भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी किसकी होगी? ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? गवर्नमेंट की। अब ये सेम चीज़ पाकिस्तान में भी हुई होगी, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया भी आए होंगे, है ना, तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टी छूट गई होगी। तो पाकिस्तान ने तो उसका ऑक्शन करा दिया था बहुत पहले ही। समझे क्या कह रहा हूँ? जैसे मान लो पलासियो किसी ऐसे बंदे का होता जो वॉर के टाइम पाकिस्तान भाग गया, अब वो पलासियो कहाँ आ गया? इंडिया में। वो पलासियो किसका हो गया? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट उसका क्या करा देगी? ऑक्शन। इंडिया ने आज तक कभी भी एनिमी प्रॉपर्टी का ऑक्शन नहीं किया था, लेकिन अब गवर्नमेंट बोल रही है कि हम अपनी एनिमी प्रॉपर्टी का क्या करा देंगे? ऑक्शन। तो तुम्हें दो चीज़ याद रखनी है एनिमी प्रॉपर्टी में, एक तो पाकिस्तान जो लोग भाग गए उनकी प्रॉपर्टी, और दूसरा जो लोग कहाँ भाग गए? चाइना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं? एनिमी प्रॉपर्टी। अब इंडिया में क्या है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, भाई कानून का ही तो शासन है देश में, कोई भी चीज़ होती है लॉ के हिसाब से होती है। तो हमने एक लॉ बना रखा है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1968। ये ईयर इम्पॉर्टेंट है, 1968। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा कि इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी, एनिमी प्रॉपर्टी किस स्टेट के पास है? यूपी। और रैंक 2 पे आता है वेस्ट बंगाल। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1 कानून कौन सा है? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। पॉइंट नंबर 2 सबसे ज़्यादा एनिमी प्रॉपर्टी किस स्टेट में है? यूपी। उसके बाद वेस्ट बंगाल। कानून किस ईयर का है? 1968। इसके बाद देखो ये किसके पास आता है, किसके अंडर आता है? ये जितनी प्रॉपर्टी होगी किसके पास आ जाएगी? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट के पास आएगी, उस डिपार्टमेंट का नाम लिखो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया। कस्टोडियन का सी उठाओ, ई का ई उठाओ, पी का पी उठाओ और आई का आई। इसको मैं सेपी बोल दूं? बोलो सेपी। कस्टोडियन का सी, एनिमी का ई, प्रॉपर्टी का पी, इंडिया का आई। ये सेपी काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। मतलब एनिमी प्रॉपर्टी किसके अंडर आ गई? अमित, अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये लिखा होगा सेपी। सेपी से मत डरना, सेपी का मतलब है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया। हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, एंड द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर इज अमित शाह। करंट अफेयर क्या है कि इंडिया विल नाउ ऑक्शन ऑल इट्स एनिमी प्रॉपर्टीज़। यहाँ तक कि हजरत में भी ऐसी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है जो राजा ऑफ महमूदाबाद की थी, वो सब कहाँ चले गए? पाकिस्तान। चले आगे, न्यूज़ समझ में आई? आगे लिखो।
क्यूर, क्यूर कम्युनिटी, क्वीर क्या बोलते हैं इसको? क्वर। अब इसकी क्या बात हो रही? क्वर कौन होता है? एल कौन होता है? लेस्बियन कौन होती है? अब भाई हंसने की बात नहीं है। अब तुमको कभी देखो, जिसको लड़की को, जब गर्ल को वुमेन या फिर गर्ल से अट्रैक्शन हो तो क्या होती है? लेस्बियन। गे कौन होता है? मेल और मेल। बाइसेक्सुअल कौन होता है? सबसे बढ़िया, इंटरेस्टेड इन बोथ। फिर टी कौन होता है? ट्रांस कौन होता है? ट्रांस वो होता है जो पैदा एक मेल होता है मान लो, और ऑपरेशन करा के बन जाए फीमेल, या पैदा होता है फीमेल, ऑपरेशन करा के क्या बन जाए? मेल। और ये कौन होता है? ये कौन होता है? हाँ, कौन होता है? हंसने की क्या बात है? एक्सेप्शन मतलब वो एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल मतलब उसका ओरिएंटेशन कुछ है ही नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। अरे साइंटिफिकली बताओ ना। हाँ, वो ट्रांस होते हैं, गे होते हैं, क्या होते हैं? वो गे होते हैं मोस्टली, शायद वो तो गे होते हैं ना। मेल को मेल से अट्रैक्शन है, वो मेल ही तो होते हैं। क्या होते हैं बताओ थोड़ा। इसमें तुम लोग अजीब क्यों सोच रहे हो? अभी ये तो तुमको आना चाहिए ना, तुम 18-19 साल के हो। ये तो अब इनके तो राइट्स बढ़ते ही जाएंगे। अब देर इज़ नो गोइंग बैक, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। एल फॉर लेस्बियन सबको पता है, गे सबको पता है, बाइसेक्सुअल सबको पता है, ट्रांस मतलब ऑपरेशन करा लिया। क्वर मतलब होता है जो कंफ्यूज्ड होता है कि वो है क्या। उसको नहीं, तुम जो बोल रहे थे उसका मतलब हो गया वो एसेक्सुअल है, कि उसको पता ही नहीं कि उसको किधर, उसको वो एसेक्सुअल है। उसको ना मेल की तरफ इन्फैचुएशन है ना फीमेल की तरफ। क्वर होता है जो कंफ्यूज्ड होता है, किसी किसी चीज़ में लगता है मेल की तरफ हूँ, किसी किसी चीज़ में लगता है फीमेल हूँ। उसको अपना ओरिएंटेशन अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है। समझ में आया? अब ये पढ़ा क्यों रहे हैं? कोर्ट और गवर्नमेंट ये कह रही है कि इनके भी प्रिजन राइट्स होने चाहिए। मैं वीडियो देख लेना पुराना, मैंने प्रिजनर राइट्स पे बहुत अच्छे से एक बार ही समझाया था कि याद बताया था ना? कौन था? तो वीडियो देखना तुम लोग। प्रिजनर राइट्स के बारे में मैंने अच्छे से समझा रखा है। प्रिजनर्स के भी कुछ राइट्स होते हैं। खाना नहीं मिलता है, खाना मिलता है, फिर चीज़ें मिलती हैं। तो ये कह रहे हैं जो कोर LGBTQ कम्युनिटी है, इनके भी प्रिजनर राइट्स होने चाहिए। तो लीगल में ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें बस इतना समझ लो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक मॉडल एक्ट सारे स्टेट्स को दिया है। किसको दिया है? सारे स्टेट्स को दिया है। किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक मॉडल कानून बना के दिया है और सारे स्टेट्स को बोल रही है कि अपने लिए क्या बनाओ? प्रिजनर्स राइट्स। किसके प्रिजनर राइट्स? LGBTQ के। समझ में आया? वो क्या होता है? देखो उसका मतलब ये है, US वगैरह और वेस्टर्न कम्युनिटीज़ ये कह रही है LGBTQIA+। उनका मतलब ये होता है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन ज़रूरी नहीं मेल और फीमेल की तरफ हो, किसी थिंग की तरफ भी हो सकती है। जैसे आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज पोडियम, कैलफ पोडियम, या लेट्स से आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज समवन हु लव्स चेयर्स, आई आइडेंटिफाई समवन हु लव्स दिस। तो अब इसका एम्बिट तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए प्लस लगा देते हैं LGBTQIA+, क्योंकि ऐसा होता है। कोई है यहाँ पे जो एकदम ही अलग चीज़ से आइडेंटिफाई करता हो? LGBTQ नहीं पूछ रहा इसके ऊपर। अरे ये बताओ, हंसने की बात नहीं है ब्रो, बहुत मारे जाओगे फ्यूचर में पक्का, क्योंकि इनके राइट्स बढ़ रहे हैं और गलत नहीं है। तुम क्या समझ रहे हो? ये मॉडर्न डे फिनोमिना है।
एंशियंट टाइम से हो रहा था, इसमें गलत कुछ नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है। बस आप किसी ओरिएंटेशन पे पैदा होते हो और एंशियंट टाइम से होते आ रहे हो। बस अब हम इतने सिविलाइज्ड हो रहे हैं कि हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया बाइसेक्सुअल। क्यों क्यों मैम हैं? क्या दोनों? अच्छा, अब ये देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ होम। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। एक तो ये LGBTQI है, मान लो कभी पैसेज में आए तो तुमको समझ में आना चाहिए क्या है। दूसरा, इससे हमें एक चीज़ ये पता चलती है, जो जेल है वो सब्जेक्ट किसका है? स्टेट लिस्ट का। मतलब उस पर कौन बनाता है? स्टेट्स बनाते हैं, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तभी तो वो सबको बोल रहा है बनाने को। समझ में आया? मतलब जेल किसके अंडर आएगा? स्टेट लिस्ट। समझ में आया? बस इतना याद रखो। चले आगे लिखो। कर्नाटका गिग वर्कर बिल 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर। कर्नाटका गिग वर्कर बिल। कुछ बिल नहीं समझना है, अब ये एक्ट नहीं बना। एक्ट कब बनेगा? A bill becomes an act when it is passed लोक सभा, राज्य सभा एंड द प्रेसिडेंट, और स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद एंड द गवर्नर। जब ये तीनों लोग साइन कर देते हैं तब जाके बिल क्या बन जाती है? एक्ट। अभी हम किस में हैं? बिल फेज में, अभी एक्ट नहीं बना है। हमें सिर्फ एक चीज़ का मतलब आना चाहिए, वो है गिग वर्कर। गिग वर्कर क्या होता है? 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये 5 मार्क्स का पूछा था। जिसको गिग वर्कर समझ में आ गया तो वो पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, आज घर जाके सॉल्व करना। और जिसको गिग वर्कर नहीं समझ में आया उसके पांचों में 0 हो गए। पैसेज में पूछा था उसने, इंग्लिश या CR में। सिर्फ गिग वर्कर का मतलब समझ में आना था। जिसको मतलब समझ में आ रहा था उसकी इंग्लिश कितनी भी ख़राब हो, पांचों क्वेश्चन कर लेगा। आज घर पर जाके सॉल्व कर लेना। 2021 का एक क्वेश्चन है, गिग वर्कर क्या? कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, मतलब वो परमानेंट नहीं होते। बेस्ट एग्जाम्पल है जोमैटो और स्विगी के। ये जो फूड डिलीवरी एजेंट्स हैं ये क्या हैं? गिग वर्कर्स। जहाँ पे तुम काम आर्ली बेसिस पे करते हो, ना कि मंथली बेसिस पे या ऑर्डर बेसिस पे करते हो। मतलब कितने ऑर्डर आएंगे उस हिसाब से तुमको तनख्वाह मिल जाएगी। मंथली सैलरी नहीं है, डे की कोई सैलरी नहीं है। तुम जितना काम करोगे उस हिसाब से तुमको पेमेंट होगी। बॉलीवुड एक्टर्स क्या हैं? गिग वर्कर्स। मूवी मिलेगी तो पैसा मिलेगा, जितनी मूवीज़ कर लूँगा उतना पैसा मिलेगा। एक तरीके से लॉयर भी क्या है? गिग वर्कर। अब मान लो मैं कहीं सेमिनार्स लेने जाता हूँ तो मैं वहाँ पे क्या बन जाऊँगा? गिग वर्कर। कि मान लो तुमने 5000 रुपीज़ पर आवर चार्ज किया और तुमने 8 घंटे लिया क्लास, तो 40,000 रुपीज़ तुमको मिल गए। ये कोई तुम्हारी सैलरी है? नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल। गिग वर्कर्स। प्राइवेट अलग हो गया ना, प्राइवेट को तो मंथली सैलरी मिल रही है। तुम मान लो तुम स्विगी में ऐसा कुछ काम कर रहे हो जैसे वहाँ पे तुम कोई कोडर हो, तब तो तुमको मंथली सैलरी मिलेगी ना। तुम वहाँ पर जो एजेंट है फूड देने जा रहा है, इसकी कोई सैलरी थोड़ी है। ये जितना आएगा उसको इतने पैसे मिल जाएंगे। बॉलीवुड एक्टर्स। अब अभी तक गिग इकॉनमी, देखो होता क्या था, जो गिग वर्कर्स होते थे वो लग्जरी मानी जाती थी। यूएस में सैलरी बेसिस पे काम नहीं होता है, यूएस में आर्ली बेसिस पे काम होता है। इंडिया में भी जो टॉप इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे आर्ली बेसिस पे काम होता है। तुम कितने घंटे काम कर रहे हो और हर घंटे की कीमत होती है। ठीक। अब देखो, जब जैसे पहले क्या होता था, जो गिग इकॉनमी थी वो लग्जरी मानी जाती थी। अब जैसे मान लो मैं हूँ तो मुझे तो घंटे के हिसाब से काम करना है, तो मेरे लिए तो लग्जरी है। मैं सैलरी लेके क्या करूँगा, अगर मैं पर आर्ली बेसिस 5000 रुपीज़ चार्ज कर दूँगा तो मैं जितने घंटे काम करूँगा उतने उस हिसाब के पैसे चार्ज कर दूँगा। तो अभी तक क्या होता था, गिग इकॉनमी लग्जरी मानी जाती थी। बॉलीवुड में लोग करते थे, या जैसे लॉयर्स हो गए वो करते थे।
फिर उसके बाद जो तुम्हारे ये प्रोफेशनल टीचर्स हैं वो करते थे, ये सारे लोग करते थे, तो इस पे ज़्यादा गवर्नमेंट का ध्यान नहीं था। बट जैसे आफ्टर कोविड और जब से इंटरनेट बढ़ा है तब से तुम देखो गिग इकॉनमी बढ़ गई है ना। तो अब क्या है, बहुत छोटे तबके के लोग भी किस इकॉनमी में आ गए, गिग इकॉनमी में। ओला ड्राइवर, ऊबर ड्राइवर, स्विगी, जोमेटो, ऐसे लोग भी अब क्या बन गए, गिग वर्कर्स। अब इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी होती नहीं है। सोशल सिक्योरिटी मतलब इनकी ना तो कोई पेंशन है, ना इनकी कोई मेडिकल लीव, ना इनकी कोई, मतलब जैसे मान लो कोई मेडिकल लीव नहीं है, कोई कैजुअल लीव नहीं है, कोई इमरजेंसी लीव नहीं है, छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। तुमने छुट्टी ली तो पैसे कट गए, कोई इनकम ही नहीं हुई उस दिन। पर जॉब में ऐसा नहीं होता ना, कुछ दिन मेडिकल लीव मिल जाती है, उससे पैसे मिल जाते हैं। तो इस वजह से जब अब तक क्या कर रहे थे, बड़े लोग ही यूजुअली गिग इकॉनमी कर रहे थे। बड़े मतलब जो 2-3 लाख 4 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। तो उसके लिए सरकार को इनका ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे मान लो मेडिकल बेनिफिट्स नहीं भी मिल रहे कहीं से, तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं आदित्य बिरला से ले लूँगा इंश्योरेंस। मुझे पेंशन कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं उतना मान लो ट्रेडिंग कर लूँगा, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूँगा, तो मेरा बुढ़ापा ये संभाल लेगा। बट जो स्विगी का ड्राइवर है, जोमेटो का ड्राइवर है, उसको इतना थोड़ी मालूम है कि फ्यूचर में क्या होगा। समझ में आ रहा है ना, उसको इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आता। तो अब ऐसे लोगों की वजह से 3-4 साल से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। प्रॉब्लम्स कैसे हो रही है, मान लो जैसे किसी ने किसी ने ओला चलाना शुरू की, किसी ने रैपिडो चलाना शुरू की, अब उसकी टांगी चली गई रैपिडो चलाते चलाते, अब आगे कहाँ से चलाएगा रैपिडो। तो इन सब लोगों को बचाने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट्स रूल्स और लॉज ला रही हैं। ये 2020-21 से ही चल रहा है, इसीलिए 2021 के क्लैट में क्वेश्चन पूछा था। अब कर्नाटका भी एक बिल ला रही है, उसमें वो ये कह रहे हैं जो कंपनी ओनर्स हैं उन पे वो ये बर्डन डाल देंगे। जैसे तुम अगर रैपिडो चला रहे हो तो रैपिडो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि तुम्हारा इंश्योरेंस दे, तुम्हारी पेंशन दे अगर कुछ बनती है तो अभी सिर्फ बिल है, कानून नहीं आया है। उधर से भी पंगा होगा ना, कंपनीज भी बोलेंगी, पर अभी सिर्फ बिल आया है, अभी इस पर सिर्फ बात हो रही है। तो हमें बिल नहीं समझना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि गिग इकॉनमी होती क्या है। अब जब जिसको ये गिग इकॉनमी आ गया था, वो 5 क्वेश्चन अपने ऑप्शन छाट के सॉल्व कर लेता। वो सिर्फ चेक ही यही कर रहा था कि तुमको गिग इकॉनमी समझ में आती है कि नहीं, गिग वर्कर समझ में आता है कि नहीं। गिग इकॉनमी इज़ कंसिडर्ड टू बी समथिंग विच इज़ लग्जरी, क्योंकि टाइम है। अब मान लो तुम 5000 रुपीज़ पर आवर चार्ज कर रहे हो, तुमने हफ्ते भर में मान लो 20 घंटे काम कर दिया 5000 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से, तो तुम्हारे हफ्ते भर में कितने बन गए, 1 लाख। अब तुम 3 हफ्ते छुट्टी पे चले जाओ। लेकिन भाई जो स्विगी और ओला चला रहा है उसको थोड़ी मिल रहा है 5000 रुपये घंटे। समझ में आ रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम शुरू हुई। अमेरिका तो पूरा गिग इकॉनमी है, अमेरिका पूरा गिग इकॉनमी है, वहाँ पे सैलरी वैलरी का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम्हारी जितनी एफिशिएंसी होगी तुमको उतना घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। चलें आगे, बोलो। जैसे इस बिल में एक ये पॉइंट रख रहे हैं कि 14 डे का प्रायर नोटिस चाहिए। तुम्हें याद नहीं करना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जब तुम्हें मान लो अगर किसी को फायर करना है, तुम कहीं के ओनर हो और तुमको फायर करना है, मतलब निकालना है, तो अभी क्या है, कल से मत आना, यही तो है। अगर एक ओला ड्राइवर को ओला को निकालना होगा, बोल देगा कल से गाड़ी बंद। स्विगी वाले को बोल देगा कल से गाड़ी बंद। अब वो क्या करेगा बेचारा। जॉब में क्या नोटिस पीरियड होता है कि कंपनी आपको नोटिस देती है कि मैं आपको 1 महीने बाद निकाल दूंगी, आप 1 महीने काम ढूंढ लो, 1 महीने में आपको तनख्वाह दूंगी। अच्छी कंपनी 3-3 महीने का नोटिस देती है। एम्प्लॉय भी उल्टा करता है, अगर मुझे किसी अच्छी कंपनी से बाहर निकलना है तो मुझे नोटिस सर्व करना पड़ेगा कि मेरा नोटिस पीरियड है 2 महीने का, मैं 2 महीने जॉब करूंगा फिर छोड़ दूंगा। कंपनी भी मुझे निकालेगी तो नोटिस पीरियड दे के निकालेगी। पर गिग इकॉनमी में कोई नोटिस पीरियड नहीं होता है, हायर एंड फायर। अभी लिया कल निकाल दिया, अभी लिया तुरंत निकाल दिया। अब इस बिल में ये कह रहे हैं कि चाहे जैसी भी गिग इकॉनमी हो, 14 डे का नोटिस देना ज़रूरी है। समझो ना इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है यार। अब तुम आज वो स्विगी चला रहा था, स्विगी पे डिलीवरी कर रहा था, उसने कुछ गलती कर दी, तुमने उसको तुरंत निकाल दिया। अब वो कल खाना कहाँ से जुटाए। अब तुम उसको 14 डे का नोटिस दोगे तो एटलीस्ट 14 दिन वो कुछ और काम ढूंढ लेगा। कुछ भी याद ना करो, बस गिग इकॉनमी का मतलब समझो। गिग इकॉनमी मतलब an economy where the employees are working on contractual basis। समझ में आ गया, बस इतनी सी एक लाइन लिख लो, an economy। और एग्जाम्पल दो गिग इकॉनमी का। an economy
where the workers are working on contractual basis। एग्जाम्पल दो कोई गिग इकोनॉमी का। दिमाग चलाओ, कुछ सीख लिया नया। यही होती है पढ़ाई भाई। वो भी जानता है, एग्जामिनर भी ऐसे ही क्वेश्चंस रखता है। उनको स्मार्ट लोग चाहिए, बेवकूफ़ लोग थोड़ी चाहिए। इन्विजिलेटर। और बताओ, तुम्हारा दिमाग वही था। और बताओ कुछ अच्छा बताओ। इन्विजिलेटर कोई जॉब होती है? 2 घंटे 10,000 कहाँ हो रहा है इन्विजिलेशन? पर घंटे कहाँ पे, हमको बताओ। मैं वो भी चला जाऊंगा, कुछ करना ही नहीं है, हैं? अरे भाई, जो जितना रिसोर्स मोबिलाइज कर लेगा। कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। हाँ, ठेकेदार हो गया। और बताओ। डॉक्टर, जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, वो हॉस्पिटल से कुछ कट लेते हैं ना। जैसे रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, जो डिलीवरी होती है बच्चों की, उसमें पता है कैसे कट होता है? बताओ कैसे कट होता है? ऐसे, मतलब 15,000 रुपये मिलते हैं जिसका हॉस्पिटल होता है, 12,000 रुपये मिलते हैं डॉक्टर को, और 8,000 रुपये स्टाफ को। 35,000 रुपये यूजुअली इंडिया में रेट चलता है डिलीवरी का। मैं लोअर बता रहा हूँ। और इसका कॉस्ट आता है लगभग 8,000 के आसपास। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। डॉक्टर आया, उसने दिन भर में जितने बच्चे डिलीवर किए, उसको पर बच्चे के हिसाब से 15,000 मिल गए। अब जैसा जैसा डॉक्टर है, जैसे तुम गुड़गांव चले जाओगे, फोर्टिस में 10-10 लाख रुपए भी मिलता है डिलीवरी का। पर रेशियो यही होता है, छोटा हॉस्पिटल हो बड़ा हॉस्पिटल हो, 15 डॉक्टर का, 8 स्टाफ का, और 12 हॉस्पिटल ओनर का। तो ये भी तो क्या है? गिग इकॉनमी तो है। उसकी कोई सैलरी थोड़ी। अगर आज पूरे दिन नहीं गया तो उसको 1 भी रुपया नहीं। आज गया, उसने 10 बच्चे डिलीवर कर दिए तो उसके 1.5 लाख हो गए। समझे? गिग इकॉनमी। अभी तक ये लग्जरी लोगों के। इंजीनियर कौन से? LIC एजेंट भी गिग इकॉनमी में आ गए। पर LIC यूजुअली इंडिया में वही लोग करते हैं जो कुछ और भी कर ही रहे होते हैं। हार्डकोर फुल टाइम LIC एजेंट्स तुमको कम ही मिलेंगे, या तो हाउसवाइफ्स मिलेंगी, या वो कुछ और भी करते ही होंगे। तो LIC एजेंट्स भी इसमें ही आ जाएंगे। एनीथिंग विच इज़ कमीशन बेस्ड, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड, कि जितनी देर काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। बॉलीवुड एक्टर्स, वेब सीरीज़ के एक्टर्स, ये सब क्या है? गिग इकॉनमी। अब तुम बताओ, तुमको फुल टाइम नौकरी करनी कि गिग इकॉनमी में जाना है? क्यों? अच्छी गिग। हाँ, एग्जैक्टली। US में इसीलिए पॉपुलर है, क्योंकि गिग इकॉनमी गिव्स यू फ्रीडम, और गिग इकॉनमी गिव्स यू द पावर टू बार्गेन। अगर मुझे लग रहा है मेरी वजह से कहीं पे मैं जा रहा हूँ, कोई सेमिनार ले रहा हूँ, क्राउड आ रहा है, तो मैं कभी भी बार्गेन कर लूँगा। नौकरी में नहीं कर पाओगे। पर गिग इकॉनमी में वही लोग चलेंगे जो लोग क्या हैं? एफिशिएंट। 9 से 9 एफिशिएंट का होता है। वो गिग इकॉनमी क्यों हुई भाई? वो तो 9 से 6 जाएगा, उसको एक तनख्वाह मिल जाएगी। अब रोए चाहे गाए, उसको एक सेट अमाउंट मिलता है। गिग इकॉनमी में तो या तो इस पार या उस पार। शाहरुख खान गिग वर्कर ही तो है अभी। अरे भाई, गवर्नमेंट जॉब कैसे गिग हो गई? तब भी गवर्नमेंट जॉब गिग कैसे हो गई? हाँ, वो गिग हो गई। वो गिग नहीं हुई किसी भी। ये सामने है, ये भी गिग वर्कर्स नहीं है। इनको एक सैलरी मिल रही है, फिक्स्ड सैलरी मिल रही है। वो गिग नहीं हुआ भाई। उसको 30 दिन नौकरी करनी है तो उसको एक पैसा मिल जाता है। आर्ली हो, मिनट, अब जिसकी जितनी हैसियत। कुछ आर्ली भी लेते हैं, कुछ मिनट वाइज भी लेते हैं, कि मैं जितने मिनट बोलूँगा उतने मिनट का पैसा लूँगा।
अब तुम्हारी जितनी औकात, तुम सेकंड की औकात बना लो। अभी जो बड़े बड़े एक्टर्स जाते हैं, सैलों का इनाग्रेशन करते हैं, फंक्शंस का इनाग्रेशन करते हैं, इनको पर फंक्शन पर चीज़ से पैसे मिलते हैं, सब गिग इकॉनमी है। यूएस पूरा गिग इकॉनमी पे चलता है। चलो, लेकिन गिग वर्कर बनने के लिए तुमको स्किल आनी चाहिए। अब स्किल नहीं है तो गिग इकॉनमी में नहीं जाओगे, गिग वो बना लेगा तुमको परमानेंट। हाँ, पिगी बना लेगा। 1-2 महीने हीरोगिरी चलेगी, फिर वो बोलेगा बेटा आ जाओ। चलो आगे लिखो। फाइनेंस कमीशन एडवाइजरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड। करंट अफेयर है फाइनेंस कमीशन। देखो इस वीक कुछ इंटरेस्टिंग इतना है नहीं यार, लेकिन कोई बात। हाँ, बारिश वारिश हो रही है, कुछ मज़ा आ नहीं रहा है। फाइनेंस कमीशन एडवाइजरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है इससे। करंट अफेयर ये है, पर हमको पूरी करंट अफेयर से मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन क्या है? देव ने लखनऊ में पार्ले जी खरीदा, उस पार्ले टैक्स दिया, वो टैक्स पहुंच गया कहाँ? मोदी जी के पास, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर के पास। अब देव सिटीजन इंडिया का, लेकिन रहता कहाँ है? यूपी में। अब कुछ जिम्मेदारी तो योगी जी के पास भी है, तो उनको भी तो काम करने के लिए कुछ टैक्सेस चाहिए। अब जब सारा टैक्स मोदी जी के पास चला जा रहा है, तो योगी जी के पास कैसे पैसा आएगा? बताओ कैसे आएगा? ऐसा तो होगा नहीं कि वो कुछ भी जाके बोलेंगे कि मोदी जी 100 करोड़ दे दो। कुछ फॉर्मूला होगा पैसे बांटने का, क्योंकि यूपी का पॉपुलेशन मान लो है 20 करोड़, केरला का पॉपुलेशन है 2 करोड़, तो ऑब्वियसली इसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, है ना, और इसको कम मिलने चाहिए। पर अगर इस लॉजिक से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा तो योगी जी बोलेंगे बच्चे कर डालो। अगर सिर्फ इंसान के हिसाब से पैसा मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कराए जाएंगे ना। पहले नॉर्थ के स्टेट से करते भी थे, तो हमने सिर्फ पॉपुलेशन को क्राइटेरिया नहीं रखा, हमने इन्वायरमेंट को भी एक रखा क्राइटेरिया। ऐसे 4-5 क्राइटेरिया रखे, लिटरेसी रेट भी रख दिया, फॉरेस्ट कवर रख दिया। इसको नहीं पढ़ना हमें, तो हमने बहुत सारे क्या किए, पैरामीटर्स बना दिए कि ये 4-5 चीज़ों पे हम स्टेट्स को रैंकिंग देंगे, और उस हिसाब से स्टेट्स के पास क्या पहुंचेगा? पैसा देगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री। किसको देगी? स्टेट्स को। समझ में आया यहाँ तक? अब ये जो फॉर्मूला है कि किस फॉर्मूले पे पैसा बांटा जाएगा, वो डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। समझ में आया? बोलो, क्या समझ में आया? आगे बढ़े। ये बॉडी इंपॉर्टेंट है या नहीं? हाँ यार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने पापा मान लो, और तुम्हारे पापा के मान लो 27 बच्चे होते, 28 बच्चे होते, तो पापा किस बच्चे को कितना पैसा देंगे ये कोई डिसाइड कर रहा है। तो जो डिसाइड कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट आदमी हुआ ना, है ना। अब क्योंकि इम्पॉर्टेंट आदमी हुआ, इसीलिए हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। तो ये कैसी बॉडी हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 280 में इसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का जिक्र है। भाई तुमको हैवी लग रहा है? नहीं लग रहा है हैवी? वाह, देखो यार क्वेश्चंस तो ऐसे ही आएंगे। फाइनेंस कमीशन कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल 280। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट डिसाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब बताओ, एक फॉर्मूला क्या हर समय चलता रहेगा? नहीं। क्या हर
साल फॉर्मूला चेंज करना चाहिए? नहीं, कुछ टाइम के बाद। तो हमने उस टाइम को रखा है 5 ईयर्स। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स। कौन करता है इसको अपॉइंट? फाइनेंस कमीशन के लोगों को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं दे सकते ये पावर, फिर तो वो सब सेंटर की तरफ बनवा देगा ना। समझ में आ रहा है? पक्का? इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स। द अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेंशन्ड इन आर्टिकल 280, डिसाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। समझ में आया? अपॉइंट करता है उसके मेंबर्स को, उसमें 10-15 मेंबर होंगे ना, उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और फाइनेंस कमीशन वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ, यार गंदा तो नहीं लग रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। समझ में आया यहाँ तक? बोलो, समझ में आया? फाइनेंस कमीशन में बस यहीं तक क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमन। किसने बर्बाद कर दिया? यार हमने तुमको पूरा बांग्लादेश समझाया था, तुम थे उस दिन? बांग्लादेश वाले क्लास में थे? हाँ, समझ में आई थी? नहीं आई थी ना? चलो कोई नहीं, पूछ लेना कोई डाउट हो। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ें। इसके बाद लिखो टाइगर क्लॉ वेपन। ये मेरे 50 पेज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं यार, मैं बड़ा बड़ा बहुत लिखता हूँ ना। ये देखो टाइगर क्लॉ, हाँ हाँ बस। ये क्या है? हाँ, जूम इन। अरे इसको हिंदी में बोलते हैं वाकनक। वाकनक जानते हो? वाकनक, अब देखो अब समझाते हैं क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं टाइगर क्लॉ, हिंदी में बोलते हैं वाकनक। तुमने एक वो वेपन देखा है, कुछ वो जो जिमर लड़के होते हैं जो अपने हाथ में वो डाल लेते हैं, वो छर्रे टाइप के होते हैं, लड़के नहीं, वो चीज़, वो चीज़ छर्रे टाइप की होती है और वो जुड़ा हुआ होता है और यहाँ नुकीला रहता है, नकल्स, उसको बोलते हैं टाइगर क्लॉ, हिंदी में बोलते हैं वाकनक, है ना। तो शिवाजी महाराज के पास एक टाइगर क्लॉ थी। तो अब देखो यहाँ पे समझो, तब इंडिया जैसा कुछ नहीं था, यहाँ पे मराठा किंगडम था, छोटा था। शिवाजी महाराज वॉज वेरी एम्बिशियस, उनकी वजह से पूरा मराठा अटक से कटक, अटक यहाँ पे है, कटक यहाँ पे है ना। अटक एक जगह है पाकिस्तान, यहाँ पंजाब में, और कटक। जब मराठा किंगडम अपने पीक पे आया था तो वो अटक से कटक तक रूल करता था। बाजीराव मस्तानी मूवी है, उसमें वो शिवाजी का पोता है, बाजीराव। तो शिवाजी ने बहुत छोटे से किंगडम से स्टार्टअप समझ लो, शिवाजी महाराज ने एकदम ज़ीरो से काम स्टार्ट किया था। तो शिवाजी महाराज को ये लोग बहुत मानते हैं। तो जब शिवाजी यहाँ पे अपनी पावर धीरे धीरे बढ़ा रहे थे तो यहाँ पे औरंगज़ेब को खतरा लगा। किससे? शिवाजी से। अब औरंगज़ेब, देखो रियलिटी समझो, औरंगज़ेब बहुत बड़ा रूलर था, उस हिसाब से शिवाजी बहुत छोटे लीडर थे। डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ पर रियलिटी बता रहा हूँ। तो अब औरंगज़ेब खुद तो जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे बीजापुर भी किंगडम था, एक गोलकोंडा का किंगडम था, ये सब याद नहीं करना है, वो भी मुस्लिम रूलर्स थे यहाँ पे। तो जो बीजापुर का रूलर था उसने अपने सबसे अच्छे, एक तरीके से समझ लो, सोल्जर को भेजा जिसका नाम था अफजल खान। 7 फीट के आसपास इसकी हाइट थी। और शिवाजी वॉज अ वेरी मीडियोकर हाइट गाय, 5'5", 5'6",
अब शिवाजी लेकिन बहुत एम्बिशियस आदमी थे, शिवाजी उससे मिलने गए तो शिवाजी को ये बोला गया कि कोई चीटिंग वीटिंग नहीं होगी, आपको हम लेके जाएंगे वहाँ मुग़ल दरबार, आप आराम से चलिएगा। तो जब अफजल, ये हमने 9th-10th में स्टोरी बुक्स में भी पढ़ाते थे इंग्लिश में, नहीं पढ़ा तो सुन लो। अफजल गुरु आते, अफजल गुरु बोल रहा हूँ, अफजल खान आता है मिलने, अफजल खान से मिलने आते शिवाजी। तो जब अफजल खान से मिलने आते तो अफजल खान उससे गले मिलता है शिवाजी से। जब गले मिलने जाता है तो उनके पास खंजर होती है अफजल खान के पास, वो खंजर डालते हैं शिवाजी के पास। शिवाजी को पहले से आइडिया था, क्योंकि अब यार कोई आदमी इतने छोटे से अगर स्टेट को बड़ा कर रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत इंटेलिजेंट है ना, तभी तो इतना आगे पहुंच रहा है। शिवाजी हैड नथिंग टू लूज़, बहुत ज़ीरो से आए हुए आदमी थे। तो शिवाजी को अकल थी कि ये हो सकता है मेरे साथ, तो शिवाजी ने अपना वेपन आर्मर पहना हुआ था, शिवाजी को कुछ नहीं हुआ, बट शिवाजी को ही पता था ये मेरे साथ ये हो सकता है। तो शिवाजी ने अपना क्या पहन रखा था, टाइगर क्लॉ। तो शिवाजी ने टाइगर क्लॉ से अफजल खान को पूरा फाड़ दिया तो अफजल खान को मार दिया। अब जब अफजल खान को मार दिया तो उस समय गन वन इतनी होती नहीं थी, तो पूरे एरिया में बात फैल गई कि 7 फीट के आदमी को मार दिया। अब उस टाइम 7 फीट मतलब खली, उसको शिवाजी ने मार दिया। तो शिवाजी का पूरे में नाम हुआ, पूरा डंका वंका बच गया। तो शिवाजी का जो ये क्लॉ था ये बहुत फेमस हुआ, क्योंकि मारा तो इसी से ना, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर जो शिवाजी के आगे के जो बच्चे थे, पोते वोते, उन्होंने किसी ब्रिटिशर को, कोई ब्रिटिश अधिकारी को गिफ्ट कर दिया था वो 1818 में, याद नहीं करना है, मैं बस बता रहा हूँ वहाँ पहुँचा कैसे। फिर ब्रिटिश रूल आ गया, ब्रिटिश रूल था ही, फिर ब्रिटिश पावरफुल हो गए, तो वहाँ जो उनके आगे के बच्चे थे उन्होंने ये टाइगर क्लॉ गिफ्ट कर दिया था किसी IAS, उस टाइम के IAS ऑफिसर को, वो ICS बोलते थे, तो उसको गिफ्ट कर दिया था। वो अपने साथ 1824 में इसको ब्रिटेन ले गया था, याद नहीं करना है, ब्रिटेन ले गया था। तो 150-200 साल से ये कहाँ पे था, ब्रिटेन में। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की 350th बर्थ एनिवर्सरी बनने जा रही है, तो उस रिगार्ड में ब्रिटेन इंडिया को ये टाइगर क्लॉ वापस दे रहा है। तो अब इसमें कुछ न्यूज़ नहीं है, बस टाइगर क्लॉ पे आर्टिकल्स बहुत आ रहे थे, तो मैंने तुमको स्टोरी बता दी। छत्रपति शिवाजी महाराज, अरे एयरपोर्ट है ना बॉम्बे में, नहीं जेस्चर में गिफ्ट कर रहे हैं अच्छे रिलेशंस के लिए, उसको ख़रीदेंगे क्या, इसमें बिकेगा क्या, ऑक्शन हो तो बात अलग है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बस हमें दे रही है एज अ गुड जेस्चर कि तुम ये अपना वापस ले लो, पर कोहिनूर नहीं दे रहे। हाँ तो ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम लंदन, टाइगर क्लॉ, समझ में आया, पक्का। ये हमने पढ़ी भी तो थी स्कूल में, स्टोरी होती थी इंग्लिश बुक में, ये अफजल खान वाली, ये किसी ने स्टोरी नहीं सुनी है, तुमने सुनी है ना, हाँ तुम स्मार्ट आदमी हो। कोई डाउट, चलें आगे। इसके बाद लिखो अगला टॉपिक, इंडिया जापान जॉइंट कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म स्कीम। भाई नहीं पढ़ोगे तो फिर वो तुमको ये बता ही रखा है एक और इसकी कभी ज़रूरत है तो बताना। चलो आगे, इंडिया जापान जॉइंट कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म स्कीम, इंडिया जापान जॉइंट कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म स्कीम, इंडिया जापान जॉइंट कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म स्कीम, इंडिया जापान जॉइंट कार्बन क्रेडिटिंग, हाँ मैकेनिज्म, कुछ स्कीम बताओ यार। अब सुनो, देखो क्या है, नेट ज़ीरो क्या होता है, नेट ज़ीरो, हाँ अब देखो क्या होता है, ये सब समझते हो कि किसी भी लिविंग या कोई ऐसी चीज़ जो कभी लिविंग थी, उस चीज़ को अगर तुम बर्न करोगे तो उसमें से 6 गैसेस हमेशा निकलेंगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर।
अगर किसी ज़िंदा चीज़ को जलाओगे, मैं तुमको जला दूंगा अगर अभी, तो ये निकल जाएगा। अगर मैं किसी पेड़ को जलाऊंगा तो भी ये निकलेगा। अगर मैं किसी फॉसिल को जलाऊंगा, पेट्रोल डीजल को, क्योंकि वो भी कभी क्या थे, ऑर्गेनिक मटेरियल, जो धीरे धीरे क्या हो गए, विलुप्त नहीं हुए, डिकम्पोज हो गए, हाँ विलुप्त नहीं हुए, तो वो भी कभी लिविंग थे। तो पेट्रोल, कोल, डीजल, इसको बर्न करूंगा तो भी ये निकलेगा। यहाँ तक समझ में आता है? अब देखो, सन से जब शॉर्ट वेव्स आती हैं, सन से जब शॉर्ट वेव्स आती हैं तो और अर्थ पे टकराती हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो लॉन्ग वेव्स बन जाती हैं। सन से आने वाली वेव्स शॉर्ट वेव्स, अर्थ से टकराती क्या बन गई, लॉन्ग वेव्स। शॉर्ट वेव्स को अर्थ का एटमॉस्फेयर अपने अंदर आने देता है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब होता है ना, आर्गन, क्रिप्टन, सब होता है ना। तो ये गैसेस कहाँ पे हैं, एटमॉस्फेयर में। इन गैसेस की प्रॉपर्टी है कि ये शॉर्ट वेव को एंटर करने देगी, बट अर्थ से रिफ्लेक्ट होते ये क्या बन गई, लॉन्ग वेव। ये लॉन्ग वेव को ट्रैप कर लेती है। अब यही से इस फिनोमिना कार में होता है। गाड़ी के शीशे बंद करो गरम धूप में तो गाड़ी अंदर गर्म हो जाती है, क्योंकि सन से आने वाली शॉर्ट वेव्स को जाने तो देती है, बट टकराती वो क्या बन जाती है, लॉन्ग वेव। उसकी प्रॉपर्टी है कि वो लॉन्ग वेव को वापस बाहर नहीं जाने देगी। अगर बाहर जाने देती तो गाड़ी गर्म क्यों होती, जैसी आती वैसी निकल जाती। यहाँ तक समझ में आया, शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव, पक्का। अब गाड़ी के शीशे की तरह ये गैसेस काम करती हैं, शॉर्ट वेव को आने तो देती है बट लॉन्ग वेव को जाने नहीं देती। अब इस वजह से गर्म क्या, वार्म क्या हो जाएगा, ग्लोब वार्म हो जाएगा। अब ग्लोब वार्म हो जाएगा, इसी को तुम क्या बोलते हो, ग्लोबल वार्मिंग। तो अब ये बताओ, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी कब, जब इन गैसेस का अमाउंट बढ़ जाएगा। शीशे बढ़ गए और, है ना, क्योंकि जितनी ये गैसेस बढ़ेंगी उतनी ये प्रॉपर्टी बढ़ेगी, उतनी ट्रैपिंग होगी, जितनी ट्रैपिंग होगी उतनी वार्म होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो हमारा काम क्या होगा, इन गैसेस को कम करो, है ना। अब जब हम किसी लिविंग चीज़ को बर्न करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिलीज़ होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। सबसे ज़्यादा रिलीज़ क्या होती है, CO2। मतलब ये जितनी गैसेस हैं, इन गैसेस में सबसे ज़्यादा ये जो टेंडेंसी होती है कि लॉन्ग वेव आने देंगे, शॉर्ट वेव नहीं जाने देंगे, ये सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसके पास होती है, CO2। तो हमें धीरे धीरे किसको कम करना है, CO2। इसीलिए हम पेट्रोल, डीजल और कोल वाली कार्स की जगह ला रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसीलिए हम थर्मल बेस्ड जो पावर प्लांट्स होते हैं कोल वाले, उसकी जगह क्या ला रहे हैं, सोलर रूफटॉप। CO2 यहाँ तक समझ में आया, पक्का। अब देखो, अब क्या मैं सारा CO2 एकदम से बंद कर सकता हूँ। मैं अंबानी जी को बोल दूंगा, मान लो मैं हूँ, मैंने अपने घर में सोलर रूफटॉप लगवा लिया, 3-4 लाख का लगा, लेकिन क्या हर आदमी सोलर रूफटॉप लगवा लेगा, नहीं लगवा पाएगा। अब जो आदमी मेरे घर के बाहर प्रेस कर रहा है कोयला डाल डाल के, उसको बोलूँ सोलर रूफटॉप लगवा लो, उसको बोलूँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नहीं ना। तो अब क्या होगा, कुछ लोग तो CO2 रिलीज़ करेंगे ही और उनकी मजबूरी है, हमें उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग उस CO2 को एब्जॉर्ब भी तो कर सकते हैं। जैसे वो प्रेस वाला अगर CO2 रिलीज़ कर भी रहा है तो मैं अपने घर के बाहर 4 पेड़ लगा दूं, क्योंकि वो जो CO2 रिलीज़ करेगा मान लो उतना मैं एब्जॉर्ब करा लूँगा। पेड़ CO2 एब्जॉर्ब करता है और O2 रिलीज़ करता है ना। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन गई, जो लोग वेल ऑफ हैं, जो ये अफोर्ड कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को पूरे कॉन्सेप्ट को कंट्रीज़ पे लगा दो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ऐसा तो है नहीं, वो जो प्रेस वाला कोयला मेरे घर पे यूज़ करेगा उसका असर तो अमेरिका पे भी पड़ रहा होगा ना। अरे आसमान किसी एक देश का थोड़ी है, कोयला तो वहाँ भी उड़ के जाएगा CO2। तो देखो अलग अलग कंट्रीज़, अब क्या हुआ, इस प्रेस वाले ने
5 टन CO2 निकाला एक साल में, पर साथ ही में मैंने पैरेलली 5 टन CO2 एब्जॉर्ब करवा दिया सोलर रूफटॉप से, पेड़ से, ठीक। तो 5 निकला और 5 एब्जॉर्ब हो गया, क्या बना? 0। नेट 0 हो गया। 0 और नेट 0 में अंतर समझ रहे हो? जो निकल रहा है उतना एब्जॉर्ब कर दे रहे हैं। तो USA ने बोला है कि 2050 तक मैं अपनी पूरी कंट्री को क्या कर दूंगा? चाइना कब कर देगा? 2060 तक। और इंडिया ने बोला है कि हम नेट 0 कर देंगे 2070 तक। समझ में आया? मतलब जब हम 2070 में एंटर करेंगे, अब हम में कुछ ज़िंदा होंगे, कुछ मर जाएंगे। अगर जो ज़िंदा रह जाएंगे तब 2070 में हम नेट 0 पहुंच चुके होंगे। इसीलिए तुम देखो गवर्नमेंट कितना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस कर रही है, सब्सिडी दे रही है, क्योंकि एक दिन में तो नेट 0 नहीं हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? पक्का? पढ़ा क्या रहे थे? इंडिया जापान कार्बन क्रेडिट। अब देखो क्या होता है, अब हर कंपनी को बोला जाता है, जैसे रिलायंस ने बोला है, अंबानी जी ने बोला है मैं 2035 तक नेट 0 कर दूंगा, रिलायंस को नेट 0 कर दूंगा। रिलायंस की जितनी इंडस्ट्री CO2 निकालती है मैं उतनी एब्जॉर्ब भी करा दूंगा। तो रिलायंस बोल रहा है मैं 2035 तक कर दूंगा, सब अपना अपना टारगेट दे रहे हैं। तो देखो अब होता क्या है, एक चीज़ होती है बिजनेस में कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग क्या कहती है? हर कंपनी को कुछ गोल करने होते हैं कि आप इतना CO2 एमिशन नहीं करोगे। अब लेकिन कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि CO2 निकलना ही है, मेरी जूते की फैक्ट्री है, CO2 निकलना ही है। तो वो करते क्या हैं, वो कार्बन क्रेडिट खरीद लेते हैं। मतलब मान लो एक कोई कंपनी है जो कार्बन बचा रही है और एक कोई कंपनी है जो कार्बन रिलीज़ कर रही है। तो ये जो कार्बन रिलीज़ करने वाली कंपनी होती है, इनसे कुछ पैसे देके उतना कार्बन बचाने का सर्टिफिकेट ले लेती है। बचाया नहीं, हमने 5 टन CO2 रिलीज़ किया, इन्होंने 5 टन CO2 बचाया, इनका काम ही वही था बचाने का, पेड़ वेड़ लगवाते थे ये रूफ टॉप। और तो हमने क्या किया, इनसे 5 टन का सर्टिफिकेट ले लिया कि हमने बचाया है, और इनको उसके बदले में क्या दे दिया? कुछ पैसे। इसी को कहते हैं कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग। इंडिया और जापान अब इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मतलब अगर जापान की कंपनी चाहेगी और इंडिया की किसी कंपनी से कार्बन क्रेडिट खरीदना चाहेगी तो वो खरीद सकती है, और इंडिया की कंपनी जापानीज़ कंपनी से कार्बन क्रेडिट खरीद सकती है। मुझे कुछ ये नहीं समझाना था तुमको, मुझे बस तुमको नेट 0 सिखाना था, और मुझे लगता है तुम सीख चुके हो। और मुझे तुमको कार्बन ट्रेडिंग समझानी थी, वो भी तुम सीख चुके हो। ये 2 वर्ड सिखाने थे मुझको, समझ में आ गए? बोलो। ऐसे ऐसे इस देश में लोग होते हैं जो, जैसे गैस चूल्हा है LPG, वो भी तो कार्बन बचा रही है। अब जो घर में, जो गांव में औरत कंडे वंडे में खाना बना रही है, वो धुआं निकाल रही है CO2 ज़्यादा। अगर मैं उसको LPG दूंगा तो कम निकलेगा। तो ऐसे ऐसे इस देश में लोग हैं जो इसमें भी प्रॉफिट कमा लेते हैं कि LPG की प्रॉफिट भी ले ली और वो कार्बन क्रेडिट किसी फॉरेनर को बेच भी दिया। मतलब समझो हमने तुमको सिलेंडर भी दे दिए, तुम खुश कि फ्री में दे रहा है। अब हम जब तुम्हें फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं तो हम कुछ कार्बन कम करवा रहे हैं ना समाज से, तो वो हमारे पास सर्टिफिकेट भी बन रहे हैं। अब हम जाके इंटरनेशनल मार्केट में बेच भी देंगे। तो मान लो अगर हमने सिलेंडर खरीदा था 100 रुपये का और क्रेडिट बेच दिया 300 का, तब भी हम 200 के प्रॉफिट में। गुजराती, मारवाड़ी, बनिया बिजनेसमैन ये बहुत करते हैं। हमने तुमको 100 रुपये का सिलेंडर दिया, ये माता जी हैं, माता जी बहुत खुश हो गई कि हमको फ्री में क्या दे दिया? सिलेंडर। लेकिन माता जी को जब हमने 5 टन CO2 बचवाया तो हमारे पास सर्टिफिकेट भी तो आ गया। अब माता जी क्या जाने सर्टिफिकेट का गेम, हम जाएंगे किसी इंटरनेशनल मार्केट में, वो 5 टन का बेच देंगे कार्बन क्रेडिट, और पैसे भी हमको मिल जाएंगे, और माता जी भी खुश। ये बहुत होता है कार्बन क्रेडिट। समझ में आया? नेट 0 2021 का पेपर देखना, उसमें नेट 0 पे क्वेश्चन आया हुआ है, और कार्बन क्रेडिट। समझ में आ गई दोनों न्यूज़? बोलो। वो ऊपर जो लिखवाया है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें ये 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। चलें आगे। बस US देखो, जो लोग डेवलप्ड हैं वो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं,
जो थोड़ा डेवलपिंग है उनको थोड़ा टाइम लग रहा है। सर इंडिया इज़ डेवलपिंग, इंडिया फिर भी बहुत अच्छा देश है ब्रो। 2070 तक कर तो रहे हैं नेट ज़ीरो, कुछ तो लोग कर भी नहीं रहे, क्योंकि ये जो CO भाई देखो, जब हमारी अर्थ थी उसमें CO2 एक्स्ट्रा थी तो नहीं, नॉर्मल किसी ने CO2 बढ़ाया ना, ग्लोबल वार्मिंग हुई। ये CO2 बढ़ाया किसने था? उन कंट्रीज़ ने जहाँ पे पहले इंडस्ट्रीज़ आई। पहले इंडस्ट्रीज़ कहाँ आई? ब्रिटेन, फ्रांस, US तो बाद में बना है। ब्रिटेन, फ्रांस, USA तो पहले इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, लेकिन हम तब भी 2070 में कर रहे हैं, इसलिए US 2050 में कर रहा है। अब मैं उतना डीप में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि पूछेगा नहीं। यूरोपियन यूनियन 2030 तक 55% कम कर देगा, उसमें मत जाओ। मतलब जो जितनी पहले डेवलप हुआ वो उसको ज़्यादा टारगेट्स दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि असलियत में कल्प्रिट कौन है? डेवलपिंग नेशंस, डेवलप्ड नेशंस। अभी तो अपने तो गांव में बेचारे अभी भी कुछ यूज़ नहीं करते भाई CO2। जहाँ लाइट ही नहीं आती वो कितना CO2 यूज़ करते हैं। पेड़ के नीचे सो जाते हैं, AC भी नहीं चला रहे। चलो इस पर तुम वैसे ज़्यादा परेशान मत हो, ये तुम्हारा टेंशन का काम नहीं है। बस तुम कार्बन क्रेडिट समझो और नेट ज़ीरो। एनिमी प्रॉपर्टी हो गया, एनिमी प्रॉपर्टी हो गया, कार्बन क्रेडिट हो गया, नेट ज़ीरो हो गया, इंडिया जापान हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, क्वीर कम्युनिटी हो गया। इसके बाद लिखो मनी बिल पे भी एक था करंट अफेयर, उसके लिए वीडियो देख लेना, अपलोड हो चुका है। मनी बिल देख लिया करो यार, तुमको मज़ा थोड़ी आ रहा है। मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, पर वहाँ डिटेल में पढ़ाया है। अभी जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। हाँ मनी बिल मैम ने पढ़ा दी। मनी बिल हाँ मैंने पढ़ाया मनी बिल। इसमें पढ़ाया मनी बिल। मनी बिल कहाँ पढ़ाया था? इस वीडियो को देख लेना प्लीज़। इसमें से अगर 15 मार्क्स के, देखो इसमें मैं 4 वीडियो बनाऊंगा, इसमें से 15 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा तो मुझे 1 तारीख को मेरी गर्दन काट देना। हाँ इसी में है भाई मनी बिल, वो अपलोड नहीं हुआ है। रुको मैं बोल दूंगा, देखो उसको पढ़ लेना। मनी बिल को यहाँ से पढ़ लेना प्लीज़, मैं बता दूंगा, या सुन लो एक बार मनी बिल, फिर सुन ही लो। अच्छा चलो सुन लो कोई बात नहीं। और ये भी देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। शेख हसीना सुनो, अब देखो कोई भी कानून बनने से पहले क्या होता है? वो बिल जाती है कहाँ? लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट साइन कर देता है, फिर वो क्या बन जाती है? एक्ट। बिल कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है फाइनेंस बिल, एक होता है मनी बिल, होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, पैसे का लेन देन हो तो मनी बिल, ये भी पैसे में ही आता है, दोनों का डिफरेंस बताया था। फिर इसके बाद एक नॉर्मल कोई कानून लाना हो तो ऑर्डिनरी बिल। जैसे गिग इकॉनमी वाला लॉ आ रहा है वो ऑर्डिनरी बिल होगा, समझ में आ रहा है? बजट मनी बिल में आ जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। डिटेल में ये चीज़ देख लेना। अब ये 4 चीज़ें हो गई। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? मनी बिल। मनी बिल की देखो खासियत क्या होती है। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ
लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब पहले कहाँ जाएगा, लोकसभा। दूसरी खासियत, मनी बिल को सभा से पास कराना ज़रूरी नहीं है, जाती है राज्यसभा, पर राज्यसभा उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। सभा के पास 14 डेज़ का टाइम होता है। अगर 14 डेज़ में या तो वो बोलेगा लोकसभा से कि भाई प्लीज़ ये चेंज कर दो, और लोकसभा बोलेगा नहीं करूँगा, तो राज्यसभा को साइन करना पड़ेगा। ठीक, अब कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करता है, स्पीकर। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों है, कुछ वकील लोग गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने ये बोला कि देखो सर बदमाशी होती है। स्पीकर किसका होता है, जो पार्टी पावर में होती है। और हमारे देश में हम कुछ सालों से देख रहे हैं, किसी भी कानून को जो उन्हें पास कराना है और उन्हें पता है उनकी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो वो करते क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास कराना है। जैसे मान लो मोदी जी की लोकसभा में मेजॉरिटी है, राज्यसभा में नहीं है, तो अगर वो कानून पास कराएंगे तो राज्यसभा में फंस जाएगा। तो स्पीकर किसका है, मोदी जी का। तो स्पीकर करता क्या है, किसी भी लॉ को जो मनी बिल है या नहीं है उसको क्या डिक्लेयर कर देता है, मनी बिल। जैसे ही वो मनी बिल डिक्लेयर करता है, राज्यसभा का रोल ख़त्म हो जाता है, लोकसभा से पास कराता है, प्रेसिडेंट खुद का बैठा है, एक्ट बन जाता है। तो कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्होंने बोला यार ये तो स्पीकर की बदमाशी है, इसमें तो सरकार कुछ भी करेगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि बात तुम्हारी सही है, अब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अभी सुनी नहीं है। करंट अफेयर यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मैं बात सुनूंगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट बात सुनेगा तो पक्का कुछ ना कुछ इसमें होगा। जब कुछ होगा तो मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन ये होते होते भी 1-2 साल लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, जब मैं तुमको पढ़ा रहा था लास्ट टू लास्ट क्लास में, तो मैंने बात बताई भी थी कि स्पीकर इसमें बदमाशी कर लेता है, बताई थी। अब ये देखो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। कुछ लॉयर्स ने भी ये बात समझी, अब उनके पास इतना टाइम, स्पेस, मनी, एनर्जी था, वो चले गए कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बात तो सही है, इस चीज़ को चेक करते हैं कि स्पीकर किसी भी बिल को कैसे मनी बिल बोल देता है। इंडिया में आज क्या लॉ है, जो कोई भी बिल आए, अगर स्पीकर ने बोल दिया दिस इज़ अ मनी बिल, मान लो कल को कोई पोडियम पे भी आ जाए कानून कि पोडियम सिर्फ काले कलर के होंगे, कोई एक कानून आ जाए मान लो देश में, तो और मुझे पता है ये चीज़ राज्यसभा वाले रोक देंगे, तो लोकसभा में मैं लेके आऊँगा कि पोडियम को ब्लैक करो, देश के सारे पोडियम अब ब्लैक होंगे। अब ये मुझे पास कराना है लोकसभा में, राज्यसभा में रुक जाएगा, तो मैं स्पीकर को क्या बोलूँगा कि स्पीकर ऐसा करो, ये जो कानून है कि ये ब्लैक होंगे, इसको मनी बिल डिक्लेयर कर दो। अब ये मनी बिल है, लेकिन कंट्री में ये होता है, आधार वाला कानून मनी बिल बना के पास करा दिया, जीएसटी वाला, इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई भी कानून जो सरकार को पास कराना ही कराना, उसको मनी बिल बना के पास करा देते हैं। क्योंकि मनी बिल, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, स्पीकर, एंड द स्पीकर इज़ फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी दैट इज़ इन पावर। प्रेसिडेंट खुद का, लोकसभा खुद की, राज्यसभा में जाना ही नहीं है। करंट अफेयर क्या है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मैं इस चीज़ की सुनवाई करूँगा। तो अब हमारी न्यूज़ ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मनी बिल है क्या। अब इसमें मनी बिल में देखो क्वेश्चन क्या आते हैं। पहला, मनी बिल लिखा कहाँ पे, आर्टिकल 110, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, स्पीकर। फिर इसके बाद मनी बिल में और क्या क्वेश्चन आता है, मनी बिल को राज्यसभा की पावर्स इसमें कुछ नहीं है, राज्यसभा सिर्फ बिल को कितने दिन रख सकता है, 14 डेज। और बताओ, जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा साथ में मिलके बैठते हैं, ये भी मनी बिल पे नहीं एप्लीकेबल है। ठीक, पक्का। और मनी बिल में क्या बताया था, बताओ, और क्या बताया था मनी बिल में, प्रेसिडेंट तो अपना खुद का है। देखो एक आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 स्पीकर वाला पॉइंट हो गया। ये इंट्रोड्यूस कहाँ पे होगा, इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड। अब इसमें कोई फंस नहीं रहा है, क्यों, प्रेसिडेंट किसका है, खुद का है, खुद का है। द्रौपदी मुर्मू जी को मोदी जी बोलेंगे कि देखो ऐसा करो, मुझे मुझे ऐसा लॉ लाना है कि पोडियम सिर्फ, या मुझे कोई ऐसा लॉ लाना है कि देश में टैब सिर्फ सैमसंग के चलेंगे, तो राज्यसभा में हो सकता है बवाल हो कि यार ये क्या कर रहे हो, एप्पल से पैसा खाया क्या, ये सैमसंग से पैसा खाया क्या। तो मुझे, मेरी बहुमत लोकसभा में है,
तो मैं द्रौपदी मुर्मू जी को बोलूँगा कि मुर्मू जी ऐसा करिए, ये जो टैब वाला कानून ला रहा हूँ इसको क्या डिक्लेयर कर दीजिए, मनी बिल। तो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, द्रौपदी मुर्मू जी खुद की हैं। फिर उसके बाद लोकसभा में पावर खुद की है, राज्यसभा के पास 14 दिन रखेगा, बोले क्या कर रहे हो, लेकिन राज्यसभा के पास पावर कुछ है नहीं। स्पीकर बोल देगा कि हाँ ये जो टैब वाला ये कैसा लॉ है, मनी बिल। लिखा कहाँ पे, आर्टिकल 110। जॉइंट सीटिंग जैसी कोई चीज़ हो, राज्यसभा साथ में कभी बैठेंगे नहीं और बस पास हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉयर्स कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बात सही है, तुम्हारी बात सुनेंगे। अब कब सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, कितने बजे सुनेंगे, वो कुछ नहीं बोला है, बस ये बोला सुनेंगे। अब जब सुनेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे, तब भी उसको भी पढ़ने के बाद क्वेश्चन यहीं से आएगा कि वो मनी बिल से क्वेश्चन पूछेगा ना, और क्या पूछ लेगा। समझ में आया, पक्का? ठीक है, फिर रैप अप करते हैं अब। हाँ कल फिर ले लेते हैं, अगर तुम लोग बोर नहीं हुए हो तो। जी के लेंगे यार, अभी तो 25 जुलाई हो गया आज। आज क्या है, 11 अगस्त, 23 हो गया, आज क्या है 11 अगस्त। तो मेरा ये प्लान है कि तुम लोगों को 10th तक का करा दूं, ठीक? तो बताओ कल रखूं कि परसों रखूं, बताओ। परसों, तुम बताओ। अरे वही है कि करंट अफेयर तुमको बैकलॉग तो वहीं से देखने पड़े। कल की परसों, जल्दी बताओ। कल कर लें, कल कर लो, कल कर लो, ठीक है। और नहीं तो फिर शेड्यूल आ जाएगा, फिर परसों ही कर लेंगे, है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है ना मेरा बिल्कुल होगी, तुम आओ तो अब हम या तो कल या फिर परसों कर लेंगे, है ना? ठीक है, चले, समझ में आया? ठीक था। वैसे देखो बोरिंग इसलिए था यार क्योंकि न्यूज़ ही नहीं आया उतनी अच्छी आ रही है। हम न्यूज़ खुद से कैसे बना दें, जो आ रहा है वो पढ़ा। बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। ऐसा भी राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऐसा कोई भी राइट जो किसी और कानून में मेंशन्ड हो वो लीगल राइट। कोई भी कानून। अब इस चीज़ कैसे पता चलेगी? मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और जो चीज़ इसके बाहर लिखी हो वो लीगल राइट। अब ये चीज़ का बेस्ट तरीका क्या है सीखने का? तुम कॉन्स्टिट्यूशन पूरा सीख जाओ। अब तुमने बोला कि यार ये बताओ राइट टू इक्वालिटी कौन सा राइट है। अब तुमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है तो तुमको पता है ये कौन सा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है ना? तो ये कैसा राइट हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और किसी और कानून में मेंशन्ड है वो कैसा राइट हो गया? लीगल राइट। नहीं समझ में आ रहा है? तुरंत आ गया? अरे तो कोई भी, अब कितने सारे लॉज हैं, नीचे जाओ अभी आलिया लॉ बुक, वहाँ देखो जाके कितने कानून हैं। अब जैसे मान लो ट्रांसफ़र, अब देखो जैसे मान लो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना भी मेरा राइट है। अगर मान लो ये मेरा है, मान लो लेट से मेरा है, तो ये अब जब इसका अगर मान लो मैंने 2 लाख रुपए इस पर खर्चे हैं तो ये मेरा है। मैं किसी को भी ट्रांसफ़र करूं ये मेरा राइट है। तो ये राइट मुझे कहाँ से मिला है? इस कानून से, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, 1882 का एक्ट है ये। तो ये मेरा कैसा राइट है? किसी लॉ से मिला हुआ राइट है, ये लॉ है। इस लॉ से मुझे ये राइट मिला है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये किसी लॉ से मिला राइट है तो ये कैसा राइट हो गया? लीगल राइट। मुझ में और तुम में सरकार डिफरेंशिएट नहीं करेगी। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सरकार मुझ में और तुम में धर्म, जाति, लिंग पे डिफरेंस नहीं करेगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो मेरा राइट है कि मुझ में और उमाम जैदी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कैसा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। किसी कानून से राइट मिले तो लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन से राइट मिले तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जैसे 18 साल से ज़्यादा की उम्र पर वोट करने का अधिकार मिला हुआ है,
ये वोट करने का अधिकार मुझे कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट नंबर 326 में, आर्टिकल 326 में। तो अगर मुझे तुम वोट देने से रोकोगे तो मैं तुमसे क्या बोलूँ कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आर्टिकल 326 explicitly mentions that anyone who is above the age of 18 has the right to vote, and hence this is my which right? Constitutional right, since it is mentioned in the constitution. Since it is mentioned in the constitution, thus voting is a constitutional right and not a legal right. अब यही चीज़ किसी लॉ में लिखी होती, अब जैसे मान लो गिग इकोनॉमी वाली चीज़ बताई थी अभी तुमको, गिग वर्कर बिल बताया था, मान लो वो पास हो जाए तो गिग एक्ट बन जाएगा, है ना? गिग वर्कर एक्ट बन जाएगा। अब गिग वर्कर एक्ट में मैंने तुमको एक पॉइंट बताया था कि 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अब मान लो स्विगी में काम करता है, फूड डिलीवरी करता है, और मान लो मैं स्विगी का ओनर हूँ। हंसने की क्या बात है यार, मैं स्विगी का, अरे और कुछ बड़ी बड़ी, देव वो है बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्टर है, 100 करोड़ रुपए चार्ज करता है, और मैंने इसको 80 करोड़ रुपए दिए, मूवी बनवा ली, 20 करोड़ रुपए नहीं दिए। अब देव चला गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और मैंने मान लो ऐसे निकाल दिया, यार मैं इसको समझा तो किसी छोटे एग्जाम्पल से ही सकता हूँ। मान लो मैं हूँ, मैं स्पॉट बॉय हूँ अब, और तुम प्रोड्यूसर हो। अब मुझे तुमने ऐसे ही निकाल दिया, मैं कैसा वर्कर हूँ? गिग वर्कर। तो अब गिग वर्कर एक्ट में मान लो लिखा था कि सर मुझे निकालने से पहले कितने दिन का नोटिस दोगे? 14। और मैंने आज गलती की, तुमने आज ही निकाल दिया। मैं किसी लॉयर से मिला, लॉयर ने बोला देखो तुम गिग वर्कर हो तो तुम पे ये कानून लगेगा, इस कानून के हिसाब से तुम्हें 14 दिन का नोटिस चाहिए था, चलो चलते हैं कहाँ? कोर्ट। अब कोर्ट में मैं क्या बोलूँगा कि सर संकल्प एक स्पॉट बॉय है, उसका कौन सा राइट ब्रीच हुआ है? गिग वर्कर एक्ट में दिया हुआ राइट। गिग वर्कर एक्ट कैसा एक क्या है? एक लॉ। क्योंकि ये लॉ है तो लॉ ब्रीच हुआ है, तो कौन सा राइट ब्रीच हुआ है उसका? एक लीगल राइट ब्रीच हुआ है। अब यही चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लॉ में लिखी है तो लीगल राइट। लीगल राइट का दूसरा नाम स्टैट्यूटरी राइट भी होता है। वकील लोग लॉ को वकील लोग लॉ को स्टैट्यूट बोलते हैं, ताकि वो तुमसे क्या ले सके ज़्यादा पैसे। ना कॉन्स्टिट्यूशनल ना वो है स्टैट्यूटरी, पढ़ाया था ये। देखो लीगल लैंग्वेज एक चीज़ होती है, जैसे आम आदमी लिस्ट बोलता है, हिंदी में उसको वो सूची बोलता है, वकील उसी चीज़ को शेड्यूल बोलता है। आम आदमी लॉ को लॉ बोलता है, हिंदी में कानून बोलता है, वकील उसको स्टैट्यूट बोलता है। अगर वो ये सब नहीं करेगा तो इमाम ज़ैदी पैसे क्यों देगा? हैं? ज़्यादा कैसे देगा? चले, चलो बाय।